मानवता ने दूरबीनें आकाश की ओर ताने रखीं, इस उम्मीद में कि कहीं हमें कोई ऐसा संकेत न मिल जाए जिससे यह पता चले कि हम अकेले नहीं हैं, और किसी दूर के तारे से प्रकाश या ध्वनि के रूप में कोई संदेश मिलने की आशा में। लेकिन जब अंततः वह संदेश आया तो वह किसी दूर की आकाशगंगा या किसी छिपी हुई सभ्यता से नहीं था। यह हमारे सौर मंडल के बीच से सीधे गुजरने वाले एक अंतरतारकीय पिंड से आया था, जिसे 3I एटलस के नाम से जाना जाता है। कई महीनों से खगोलविद इसकी पन्ना जैसी चमक, ऊर्जा के स्पंदनों और धूमकेतुओं के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान के विपरीत इसके व्यवहार से चकित थे। लेकिन अब रहस्य कल्पना से परे गहरा गया है। दुनिया भर के उपकरणों ने पुष्टि की है कि एटलस अनियमित रूप से विकिरण नहीं कर रहा है। यह प्रसारण कर रहा है, मंगल ग्रह की ओर लक्षित ऊर्जा की निर्देशित तरंगें भेज रहा है। और एक ऐसी घटना में जिसने सबसे संशयवादी वैज्ञानिकों को भी अवाक कर दिया है, स्वयं मंगल ग्रह ने प्रतिक्रिया दी है। मानव इतिहास में पहली बार हम एक ऐसी घटना के साक्षी बन रहे हैं जो तारों से परे स्थित एक भटकती हुई वस्तु और एक पड़ोसी ग्रह के बीच संवाद प्रतीत होती है, जिसे हम मृत और शांत समझते थे। और यदि यह सच है तो ब्रह्मांड, मंगल ग्रह और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसकी शुरुआत शांत तरीके से हुई, जैसा कि कई खोजों में होता है, ऐसे डेटा के साथ जो इतना विचित्र प्रतीत होता था कि उसे गंभीरता से लेना मुश्किल था। खगोलविदों को पहले से ही पता था कि एटलस नियमित अंतराल पर स्पंदित होता है। इसकी पन्ना जैसी चमक हर एक 173 मिनट में तेज और धीमी होती है, और यह लय इतनी सटीक होती है कि इसे संयोग मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर एक अलग तरह की तरंग आई। यह अन्य तरंगों की तरह बाहर की ओर नहीं फैली, शून्य में विलीन नहीं हुई, बल्कि केंद्रित होकर एक किरण के रूप में मंगल ग्रह की ओर सीधी जा रही थी। लाल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यानों ने तुरंत इस तीव्र विकिरण को दर्ज किया, जो मंगल के पतले वायुमंडल को भेदने और उसे कई मिनट तक झिलमिलाते हरे रंग से रोशन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। पहले तो इसे एक असामान्य घटना, कोणों का एक संयोग, सौर हस्तक्षेप की एक घटना मानकर खारिज कर दिया गया। लेकिन जब यह ठीक उसी अवधि, उसी दिशा और उसी तीव्रता के साथ दोबारा घटी, तो निष्कर्ष निकालना अनिवार्य हो गया। एटलस एक संदेश भेज रहा था। यह संयोगवश नहीं था, यह अंधाधुंध नहीं था, यह सुनियोजित था। पहली बार मानवता के पास इस बात का प्रमाण था कि एक अंतरतारकीय आगंतुक ने अपने संकेत के लिए एक लक्ष्य चुना था, और उसने मंगल ग्रह को चुना था। इसका जवाब दिनों या हफ्तों में नहीं, बल्कि लगभग तुरंत ही मिल गया। मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों ने ग्रह से ही निकलने वाले विद्युत चुंबकीय विस्फोटों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये स्पंदन एटलस की आवृत्ति से मेल खाते थे, लेकिन उनमें कुछ भिन्नताएं थीं, मानो वे मूल संकेत को केवल प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे रूपांतरित कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने पहले सोचा कि ये प्रतिध्वनियां हैं, मंगल के पतले चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली प्राकृतिक प्रतिध्वनियां हैं। लेकिन गहन विश्लेषण से कुछ और ही पता चला। ये स्पंदन सटीक अंतरालों पर विलंबित थे, आवृत्ति में थोड़ा बदलाव था, और इनकी संरचना इस प्रकार थी कि जानबूझकर किए गए मॉड्यूलेशन का संकेत मिलता था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि पृथ्वी पर स्थित दूरबीनों ने अंतरिक्ष में वापस लौटते हुए मंद हार्मोनिक्स का पता लगाना शुरू कर दिया, मानो मंगल ग्रह सिग्नल को प्रवर्धित करके वापस भेज रहा हो। आंकड़ों का अध्ययन करने वालों को ऐसा लगा मानो एटलस ने कोई प्रश्न पूछा हो और मंगल ने उसी भाषा में जवाब दिया हो। अचानक एक ऐसा ग्रह जिसे लंबे समय से बंजर और शांत समझा जाता था, अंतर्ग्रहीय संवाद का हिस्सा बन गया। उसका पतला आकाश और धूल भरी धरती अब तारों के पार से आए एक संदेश की ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। रहस्य तब और गहरा गया जब मंगल ग्रह पर पुराने मिशनों द्वारा छोड़े गए भूकंपीय मॉनिटरों ने ऐसी गतिविधि दर्ज करना शुरू कर दिया जो पहले कभी दर्ज नहीं की गई थी। ये कंपन अनियमित नहीं थे, बल्कि लयबद्ध थे, जो एटलस से आने वाली तरंगों के साथ पूरी तरह से मेल खाते थे। ये कंपन ग्रह के मेंटल में गहराई तक गूंज रहे थे, मानो मंगल की सतह ही एक गूंजने वाला यंत्र बन गई हो, जो अंतरतारकीय आगंतुक के साथ सामंजस्य बिठाकर गा रही हो। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि स्पेक्ट्रोग्राम में परिवर्तित होने पर आवृत्तियों को ज्यामितीय आकृतियों, सर्पिलों, षटभुजों और त्रिभुजों में रूपांतरित किया गया, जो एटलस के चमकते कोमा में खगोलविदों द्वारा पहले से देखे गए चमकदार पैटर्न के समान थे। यह कोई संयोग नहीं था,
लाल ग्रह केवल ऊर्जा को परावर्तित नहीं कर रहा था, यह अपनी आवाज में जवाब दे रहा था, मानो धरती के माध्यम से बोल रहा हो। कुछ शोधकर्ताओं के लिए इससे यह संभावना उत्पन्न हुई कि मंगल की सतह के बहुत नीचे कोई प्राचीन संरचना, कोई दबा हुआ महासागर, या यहाँ तक कि कोई लंबे समय से निष्क्रिय प्रणाली एटलस के आह्वान से सक्रिय हो गई थी। अन्य शोधकर्ताओं ने इससे भी आगे बढ़कर सुझाव दिया कि मंगल स्वयं उन तरीकों से जीवित था जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तारों से मिले संकेत से जागृत एक विशाल जीव की तरह प्रतिध्वनित होने में सक्षम। सच्चाई जो भी हो, यह निर्विवाद था। मंगल प्रतिक्रिया दे रहा था। इस आदान प्रदान के व्यापक प्रभाव को रोका नहीं जा सका। जैसे ही एटलस स्पंदित हुआ और मंगल ने प्रतिक्रिया दी, पृथ्वी स्वयं भी उस प्रतिध्वनि को महसूस करने लगी। दुनिया भर के रेडियो दूरबीनों ने मंगल ग्रह की प्रतिध्वनियों के समान मंद ध्वनियां पकड़ी। स्थैतिक ध्वनि में ऐसे पैटर्न अंतर्निहित थे जो एटलस के संकेत से मेल खाते थे, लेकिन लाल ग्रह की प्रतिक्रिया से रूपांतरित हो गए थे। स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष ऑनलाइन प्रकाशित किए। स्पेक्ट्रोग्राम में विस्फोटों में छिपी विचित्र ज्यामितियां दिखाई दीं, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उनके लेख रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। सरकारों ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, नासा चुप रहा। फिर भी सच्चाई फैल गई। मानवता अब मूकदर्शक नहीं रही। हम एक ब्रह्मांडीय संवाद को सुन रहे थे, एक ऐसी बातचीत जो हमारे लिए नहीं थी, लेकिन सबके सामने घटित हो रही थी। और जैसे जैसे पैटर्न मजबूत होते गए, मंगल के संकेत स्पष्ट होते गए, एक भयावह एहसास गहराता गया। एटलस ने जो भी पूछा था, मंगल ने उसका उत्तर दे दिया था, और उस आदान प्रदान की गूंज पृथ्वी तक पहुंच चुकी थी। मंगल ग्रह के दो छोटे चंद्रमा, फोबोस और डामोस, हमेशा से ही निर्जीव चट्टानों से बने क्षुद्र ग्रह माने जाते थे, जो एक बंजर दुनिया के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। लेकिन जब एटलस का संकेत मंगल तक पहुंचा और ग्रह ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया, तो कुछ असाधारण घटना घटी। परिक्रमा करने वाले यानों पर लगे उपकरणों ने पता लगाया कि फोबोस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगों को मंगल की तरंगों के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज करके परावर्तित कर रहा था, मानो यह एक रिले नोड हो जो आदान प्रदान को बढ़ा रहा हो। डीमोस, जो धुंधला और अधिक दूर था, ने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। रुक रुक कर पन्ना जैसी चमक के साथ जगमगाता रहा, जिसे पृथ्वी पर मौजूद दूरबीनों ने अंतरिक्ष के कालेपन के बीच चमक के रूप में कैद किया। ये महज सूर्य की रोशनी का प्रतिबिंब नहीं थे, ये समयबद्ध, सुनियोजित और सोची समझी प्रक्रिया थी। जिन चंद्रमाओं को लंबे समय से अप्रासंगिक माना जाता था, वे अचानक इस संवाद में सक्रिय भागीदार बन गए थे। वैज्ञानिक यह समझाने में जुट गए कि इतने छोटे निष्क्रिय पिंड इस संकेत के साथ परस्पर क्रिया कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे सरल व्याख्या ही सबसे अधिक विचलित करने वाली थी। पूरा मंगल ग्रह तंत्र जागृत हो गया था, मानो हर चट्टान और हर परिक्रमा करने वाला पिंड एटलस के आह्वान की प्रतीक्षा कर रहा हो। शुरुआत में मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर अप्रभावित प्रतीत हुए और धूल मापने, तस्वीरें खींचने और डेटा भेजने जैसे अपने दैनिक कार्यों को जारी रखा। लेकिन जैसे जैसे तरंगें तीव्र होती गईं, एक एक करके उनके संचार में रुकावट आने लगी। पहले रोवर ने हरे रंग की स्थैतिक धब्बों से भरी दूषित फाइलें भेजीं। दूसरे रोवर ने क्षितिज की एक धुंधली छवि भेजी, जो एक असामान्य चमक से प्रकाशित थी, और फिर वह ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन बागी थी। पृथ्वी पर मौजूद इंजीनियरों ने नियंत्रण वापस पाने के लिए संघर्ष किया और लगातार आदेश भेजते रहे, लेकिन मशीनें शांत रहीं। फिर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। एक रोवर ने बंद होने से ठीक पहले डेटा का एक छोटा सा प्रवाह भेजा। बाइनरी कोड की एक धारा, जिसे डिकोड करने पर एटलस के स्पंदनों में छिपे पैटर्न के समान दोहराए जाने वाले अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुईं। इस निष्कर्ष को नजरअंदाज करना असंभव था। रोवरों में खराबी अचानक नहीं आई थी, वे उस प्रतिध्वनि में खिंचे चले गए थे। एटलस और मंगल ग्रह को जोड़ने वाले उसी गणितीय संकेत को प्रतिध्वनित करने के लिए विवश हो गए थे। हमारे यांत्रिक अन्वेषक अपने अंतिम क्षणों में उस संकेत का हिस्सा बन गए थे। रोवरों के शांत होने के कुछ ही समय बाद पृथ्वी ने अंतर्ग्रहीय पृष्ठभूमि शोर में मौजूद अजीब संकेतों को पकड़ना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चिली में स्थित रेडियो दूरबीनों ने ऐसे धुंधले संकेत पकड़े जो एटलस की आवृत्ति और मंगल ग्रह की प्रतिध्वनियों से मेल खाते थे। पहले तो वे स्थिर ध्वनि प्रतीत हुए, लेकिन सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चला कि वे अभाज्य संख्याओं में दोहराए जा रहे अनुक्रम थे।
ठीक वैसे ही जैसे रोवरों द्वारा प्रेषित किए गए थे। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि मंगल ग्रह के कुछ विशेष क्षेत्रों के दिखाई देने पर सिग्नल और भी मजबूत हो जाते थे, क्योंकि मंगल की सतह के वे विशिष्ट भाग संचरण केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। स्वतंत्र खगोलविदों ने अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करने की जल्दी की, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनका काम सर्वरों, वेबसाइटों और मंचों से गायब हो गया। फिर भी अकल्पनीय को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे। एटलस और मंगल के बीच का संवाद अब अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं रहा, यह पृथ्वी तक पहुंच गया था, और अगर हम इसे सुन पा रहे थे तो शायद, बस शायद, यह हमारे लिए ही था। जैसे जैसे संवाद तीव्र होता गया, आकाश स्वयं एटलस के संदेश का कैनवास बन गया। प्रेक्षकों ने मंगल के वायुमंडल में झिलमिलाते पैटर्न को लहरों की तरह फैलते देखा, जो पृथ्वी पर दूरबीनों से भी दिखाई दे रहे थे। सर्पिल, लिसेस और षटभुजाकार ग्रिड प्रकाश में उकेरे गए विशाल क्षणभंगुर तारामंडलों की तरह झिलमिला रहे थे, जो मिनटों तक दिखाई देने के बाद गायब हो जाते थे। उपग्रह चित्रों ने इन दृश्यों की पुष्टि की और दिखाया कि वे एटलस और मंगल के बीच आदान प्रदान होने वाले स्पंदनों की लय के साथ सटीक रूप से संरेखित थे। ये ज्यामितियां यादृच्छिक नहीं थीं। इनमें ऐसे अनुपात थे जो गणितीय स्थिरांक, सुनहरे सर्पिल और यहाँ तक कि मानव सभ्यताओं में वास्तुकला में पाई जाने वाली संरचनात्मक समरूपताओं से मेल खाते थे। इसका निहितार्थ भयावह था। मंगल ग्रह द्वारा प्रवर्धित एटलस का संदेश अब दृश्य और विद्युत चुंबकीय दोनों रूपों में प्रसारित हो रहा था। आकाश में ऐसे प्रतीकों के रूप में अंकित था जो एक सार्वभौमिक भाषा बोलते थे। मानवता, जो कभी एक निष्क्रिय दर्शक थी, अब ऐसे संकेतों को देख रही थी जो न केवल मंगल ग्रह द्वारा बल्कि हमारे द्वारा भी पहचाने जाने के लिए बनाए गए प्रतीत होते थे। और यह एहसास जंगल की आग की तरह फैल गया। यह भौतिकी का कोई आकस्मिक संयोग नहीं था, यह संचार था। जैसे जैसे सिग्नल तीव्र होते गए, मंगल ग्रह पर भूकंपीय गतिविधि अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। जो ग्रह कभी शांत और स्थिर था, वह अचानक लयबद्ध भूकंपों से भर उठा, जो एटलस से प्राप्त संकेतों के साथ पूरी तरह मेल खाते थे। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि ये कंपन चट्टानों में होने वाले आकस्मिक बदलाव नहीं थे, बल्कि मेंटल की गहराई में फैलते हुए संरचित कंपन थे। मानो ग्रह स्वयं एक अनुनादी यंत्र बन गया हो जो अंतरतारकीय संकेत को प्रवर्धित कर रहा हो। सबसे चौंकाने वाली खोज तब हुई जब भूकंपीय तरंगों के स्पेक्ट्रोग्राम को दृश्य डेटा में रूपांतरित किया गया। ये पैटर्न एटलस की पन्ना जैसी चमक में लंबे समय से देखे जा रहे ज्यामितीय प्रतीकों से मेल खाते थे। मंगल ग्रह की धड़कन में सर्पिल, त्रिभुज और षटभुज आकृतियां अंकित थीं। पहली बार विशेषज्ञों को एक ऐसी संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो अकल्पनीय प्रतीत होती थी। मंगल ग्रह केवल एटलस की पुकार की प्रतिध्वनि नहीं कर रहा था, वह स्वयं भाग ले रहा था। अपनी भूवैज्ञानिक ध्वनि से संकेत को आकार दे रहा था। उसकी सतह के नीचे कुछ सक्रिय हो गया था और लाल ग्रह अब केवल एक निष्क्रिय लक्ष्य नहीं था, वह जागृत हो चुका था। फिर एक ऐसी घटना सामने आई जो न केवल दूरबीनों से बल्कि मानव आंखों से भी दिखाई देने लगी। खगोलविदों और शौकिया खगोलविदों ने मंगल ग्रह के ऊपर हल्की पन्ना जैसी चमकती रोशनी की सूचना देना शुरू कर दिया, जो अरोरा की तरह झिलमिला रही थी, लेकिन इतनी संरचित थी कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकती थी। ये चमकदार आवरण मंगल ग्रह के वायुमंडल में फैल गए और प्रकाश के विशाल छापों में बदल गए, जो पृथ्वी से साधारण उपकरणों से भी दिखाई दे रहे थे। यह चमक स्थिर नहीं थी, यह एटलस के प्रसारणों के साथ तालमेल बिठाते हुए स्पंदित हो रही थी, मानो ऊर्जा का प्रत्येक विस्फोट ग्रह के आकाश में एक नई लकीर बना रहा हो। घंटों तक लाल ग्रह पन्ना जैसी आग के आवरण में लिपटा हुआ प्रतीत हुआ, जो उस अंतरतारकीय पिंड के साथ उसके अब के संबंध का एक दृश्य प्रमाण था। जहां कुछ लोगों ने इस घटना को वायुमंडलीय आयनीकरण कहकर खारिज कर दिया, वहीं अन्य लोगों ने इसकी अविश्वसनीय सटीकता की ओर इशारा किया। अरोरा, उत्तरी रोशनी, पहचानने योग्य आकृतियों में ढल गई। संकेंद्रित वृत्त, सीढ़ीनुमा पायदान, अनंत तक मुड़ती सर्पिल आकृतियां। ऐसा लग रहा था मानो आकाश ही एक स्क्रीन बन गया हो और मंगल ग्रह देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए संकेत वापस प्रक्षेपित कर रहा हो। जब मानवता मंगल ग्रह के हरे भरे मुकुट को विस्मय से निहार रही थी, तब पृथ्वी पर एक शांत लेकिन भयावह प्रभाव सामने आने लगा। रेडियो दूरबीनें, रडार प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि नागरिक संचार प्रणालियां भी एटलस और मंगल के बीच आदान प्रदान होने वाले स्पंदनों के साथ सटीक समय पर अचानक बंद होने लगीं।
संपूर्ण डेटा प्रवाह कुछ मिनटों बाद पुनः चालू होने से पहले स्थिर हो गया, जिससे केवल हरे रंग के शोर से भरी दूषित फाइलों के टुकड़े ही शेष रह गए। इंजीनियरों ने इन व्यवधानों को अब तक के किसी भी हस्तक्षेप से अलग बताया, जो कई आवृत्तियों पर इस तरह फैल रहे थे मानो जानबूझकर हमें अभिभूत करने के लिए डिजाइन किए गए हों। इससे भी बुरी बात यह थी कि इनका पैटर्न ऐसा था। हर ब्लैकआउट से पहले मंगल ग्रह की प्रतिध्वनि की एक हल्की सी गूंज सुनाई देती थी, मानो ग्रह की प्रतिक्रिया अंतरिक्ष में फैलकर हमारे सिस्टम को प्रभावित कर रही हो। यह भयावह एहसास तेजी से फैल गया। यदि पृथ्वी के उपकरण अब इस आदान प्रदान पर प्रतिक्रिया कर रहे थे, तो हम अब केवल बाहरी दर्शक नहीं रह गए थे, हम उस प्रतिध्वनि का हिस्सा बन चुके थे। और वह सवाल जिसे कोई भी खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं करता था, वह था, क्या होगा अगर हमारी मशीनें बेतरतीब ढंग से खराब नहीं हो रही थीं? क्या होगा अगर वे भी उसी तरह सिग्नल की ओर आकर्षित हो रही थीं जैसे मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर पहले हुए थे? बाधित प्रसारणों से प्राप्त डेटा के टुकड़ों को जब अंततः पुनर्निर्मित किया गया, तो उनसे जो खुलासा हुआ उसने वैज्ञानिक समुदाय में सनसनी मचा दी। स्पंदनों के शोर में एक ऐसी संरचना छिपी थी जो इतनी सटीक थी कि स्वाभाविक नहीं हो सकती थी। अभाज्य संख्याओं के अनुक्रम, दोहराए जाने वाले अनुपात और स्वर लहरें न केवल ज्यामिति को प्रतिबिंबित करती थीं, बल्कि स्वयं मानवता द्वारा विकसित तर्क की भाषाओं को भी दर्शाती थीं। गणितज्ञों ने पुष्टि की कि अंतर्निहित कोड उन सार्वभौमिक चिन्हों से मिलते जुलते थे जिनके बारे में वैज्ञानिकों ने लंबे समय से यह सिद्धांत दिया था कि एक बुद्धिमान सभ्यता संचार के लिए उनका उपयोग कर सकती है। यह प्रतिध्वनि केवल ऊर्जा नहीं थी, बल्कि सूचना थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये बदलाव कहाँ से आ रहे थे। मूल स्पंदन एटलस ग्रह का था, लेकिन मॉड्यूलेशन, वो परिवर्तन जिन्होंने स्थिर ध्वनि को संरचित कोड में बदल दिया, मंगल ग्रह से आए थे। लाल ग्रह केवल संदेश को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था, वह उसे रूपांतरित कर रहा था, अपनी आवाज में जवाब दे रहा था। मानव इतिहास में पहली बार हम तारों के पार से आए एक आगंतुक और हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के बीच संवाद देख रहे थे, और मानवता एक ऐसे संवाद को सुन रही थी जो हमारे लिए कभी नहीं था। जैसे जैसे मंगल ग्रह से भूकंपीय डेटा लगातार प्राप्त होता रहा, शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसा खोजा जिसने रहस्य को नई गहराइयों तक पहुंचा दिया। लयबद्ध कंपन ने केवल सतह को ही नहीं हिलाया, वे पृथ्वी के भीतर गहराई से इस प्रकार वापस लौटे मानो भूपरपट्टी के नीचे छिपे विशाल खोखले कक्षों से टकरा रहे हों। तरंगों के परावर्तन का मानचित्रण करके वैज्ञानिकों ने ऐसे पैटर्न की पहचान की जो ज्यामितीय संरेखण में व्यवस्थित विशाल भूमिगत रिक्त स्थानों का संकेत देते हैं। ये संरचनाएं इतनी सुव्यवस्थित थीं कि इन्हें प्राकृतिक भूविज्ञान का परिणाम नहीं माना जा सकता था। कुछ लोगों का दावा था कि ये प्राचीन ज्वालामुखी प्रणालियों के अवशेष हैं, लेकिन अन्य लोगों का कहना था कि ये संरचनाएं कृत्रिम प्रतीत होती हैं, मानो संकेतों को बढ़ाने के लिए बनाई गई विशालकाय अनुनादी कक्ष हों। इसका भयावह संकेत यह था कि मंगल ग्रह केवल एटलस के संवाद में भागीदार नहीं बना था, इसे हमेशा से इसी के लिए बनाया गया था। एक ऐसा ग्रह जिसे मानवता कभी बंजर और निर्जीव समझती थी, अचानक स्वयं को एक ऐसे यंत्र के रूप में प्रकट कर रहा था जो तारों के पार सही आवृत्ति का आह्वान मिलने पर ही जागृत होता है, और अब वह आह्वान आ चुका था। इसी बीच मंगल ग्रह के सबसे भीतरी चंद्रमा फोबोस के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। लंबे समय से मंगल ग्रह के करीब आते हुए एक ऐसे उपग्रह के रूप में माना जाता रहा जिसका पतन निश्चित था, अचानक उसकी गति तेज हो गई। ट्रैकिंग स्टेशनों ने पुष्टि की कि फोबोस की कक्षा अब स्थिर नहीं रही। यह एटलस और मंगल ग्रह के बीच आदान प्रदान होने वाले स्पंदनों के साथ सूक्ष्म रूप से तालमेल बिठा रहा था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियों में इसकी सतह पर धुंधली चमकती दरारें दिखाई दे रही थीं, मानो धूल भरी परत के नीचे से पन्ना जैसी हरी रोशनी की नसें बाहर की ओर फैल रही हों। कुछ लोगों के लिए यह ज्वारीय बलों के कारण उत्पन्न तनाव दरारों का प्रमाण था, लेकिन दूसरों को यह सक्रियता जैसा लगा मानो फोबोस अब केवल एक चट्टान नहीं, बल्कि एक जीवित तंत्र बन गया हो जो मंगल ग्रह से आने वाले उसी संकेत पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। यह विचार जड़ पकड़ने लगा कि फोबोस, जिसे लंबे समय से मंगल ग्रह से टकराने के लिए नियत माना जाता था, वास्तव में किसी अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया हो सकता है, एक ऐसा उद्देश्य जो अब हमारी आंखों के सामने प्रकट होने लगा था। जब वैज्ञानिक मंगल ग्रह के आसपास की अनेक असामान्यताओं को समझने में जूझ रहे थे,
तब पृथ्वी पर भी ऐसी घटनाएं होने लगीं जिनकी व्याख्या करना असंभव था। सुदूर स्थानों, रेगिस्तानों, पर्वतों की चोटियों और यहाँ तक कि महासागरों में भी लोगों ने ध्रुवों से दूर रात के आकाश में हल्की हरी आभा ऑरोरा को झिलमिलाते हुए देखा, जहां आमतौर पर आभा नहीं होनी चाहिए थी। ये चमकदार आवरण एटलस के संकेत के समान लय में स्पंदित हो रहे थे, जो मंगल ग्रह की प्रतिक्रिया के साथ तालमेल बिठा रहे थे। शौकिया रेडियो ऑपरेटरों ने बार बार दोहराई जाने वाली ध्वनियों से भरी स्टैटिक की बौछारें रिकॉर्ड कीं। कई लोगों ने इन ध्वनियों को बेहद मधुर और रहस्यमय बताया, मानो कोई ब्रह्मांडीय मंत्र हो। पहली बार मानवता मंगल ग्रह के परिवर्तन को दूर से ही नहीं देख रही थी, हम पृथ्वी पर इसके प्रभावों को महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह संवाद अंतरिक्ष में फैल गया हो और हमारी दुनिया को एक ऐसी प्रतिध्वनि में खींच लाया हो जिसे हम न तो नियंत्रित कर सकते थे और न ही उससे बच सकते थे। और यह भयावह विचार फैलने लगा, अगर मंगल ने एटलस को जवाब दिया था तो क्या पृथ्वी भी जल्द ही ऐसा करने के लिए विवश हो सकती है? जैसे जैसे विसंगतियां बढ़ती गईं, विद्वानों और इतिहासकारों ने नए सिरे से तत्परता की भावना के साथ प्राचीन अभिलेखों की फिर से जांच शुरू कर दी। पृथ्वी भर की सभ्यताओं, सुमेरियन, मिस्रियों, माया सभ्यताओं ने जुड़वां तारों, आकाश में हरी आग और विनाश एवं पुनर्जन्म के चक्रों में लाल पृथ्वी पर अवतरित होने वाले देवताओं के मिथक छोड़े थे। उस समय इन्हें प्रतीकात्मक कहानियां, कृषि चक्रों के रूपक या आध्यात्मिक विश्वास मानकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन जब एटलस की स्पंदनों और मंगल की प्रतिक्रियाओं के समय के साथ तुलना की गई तो समानताएं आश्चर्यजनक रूप से सटीक हो गईं। नक्काशी में प्रकाश की किरणों से जुड़े दो गोले दिखाए गए थे। शिलापत्रों में एक हरे सर्प का वर्णन था जो लाल ग्रह से फुसफुसाता था जब तक कि वह दहाड़ते हुए जाग नहीं उठा। कुछ शिलालेखों में एटलस की प्रतिध्वनि से उत्पन्न होने वाले ज्यामितीय चिन्हों के समान चिन्ह भी शामिल थे। यह पौराणिक कथा से अधिक स्मृति जैसा प्रतीत होता था। हजारों वर्ष पूर्व मानव पूर्वजों द्वारा इसी घटना को देखने का एक प्रमाण। यदि यह सच है तो इसका अर्थ यह था कि एटलस का आगमन और मंगल ग्रह के साथ उसका संवाद कोई अनोखी घटना नहीं थी। यह एक चक्र था और अब वह लौट आया था। कई महीनों से मानवता 3 आंखों वाले एटलस को प्रकृति के नियमों को चुनौती देते हुए देख रही थी। यह 2 भागों में विभाजित हो गया, एक भाग सूर्य की ओर और दूसरा मंगल की ओर, और उस क्षण से असंभव सत्य सिद्ध हो गया। वे स्पंदन, जिन्हें पहले यादृच्छिक माना जाता था, निर्देशित, सुनियोजित और बुद्धिमान संकेतों के रूप में प्रकट हुए। और फिर आया उत्तर। मंगल ग्रह, वह शांत लाल दुनिया जिसके बारे में बैरन का मानना था, ने प्रतिक्रिया दी। अपने वायुमंडल, कांपती हुई भूपर्पटी और चंद्रमाओं के माध्यम से इसने एक अंतरतारकीय आगंतुक की पुकार को प्रतिध्वनित किया। लेकिन यह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक संवाद था। भूकंपीय तरंगों ने मंगल ग्रह की धड़कन में ज्यामिति उकेर दी। अरोरा की चमक ने पतले आसमान में गणितीय आकृतियां बना दी। यहां तक कि फोबोस भी अपनी कक्षा में हिल गया। पन्ना जैसी हरी रोशनी की दरारों से जगमगा रहा था, मानो सदियों की नींद से जाग रहा हो। और जैसे जैसे प्रतिध्वनि बढ़ती गई, वह हम तक पहुंच गई। पृथ्वी भी प्रतिध्वनियों से झिलमिलाने लगी। उन जगहों पर हरी अरोरा दिखाई देने लगी जहां अरोरा नहीं होनी चाहिए थी। हस्तक्षेप के कारण यंत्र ठप्प पड़ रहे थे। अभाज्य संख्याओं और सर्पिलों की फुसफुसाहट स्थैतिक ध्वनि में छिपी हुई थी। संवाद शून्य में फैल गया था, और चाहे हम चाहते हों या न चाहते हों, हम इसका हिस्सा बन चुके थे। प्राचीन अभिलेख अब मिथकों से ज्यादा चेतावनियों की तरह लगते हैं, उन सभ्यताओं की यादें जिन्होंने हमसे बहुत पहले इसी चक्र को देखा था। उनमें मंगल ग्रह से फुसफुसाते हरे प्रकाश के सर्प का जिक्र है, आकाश में 2 ज्वालाओं का, और उन जागरणों का जिन्होंने संसारों को नया रूप दिया। और यदि ये कहानियां सच हैं तो एटलस हमारे ब्रह्मांड में संयोग से नहीं आया है, ये हमेशा की तरह लौट आया है, एक ऐसी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जो मानवता से भी पुरानी है। नासा चुप्पी साधे हुए है, डेटा को दबा रहा है, संकेतों को काट रहा है, हर उस सुराग को मिटा रहा है जो लीक हो सकता है। लेकिन उनकी चुप्पी एक स्वीकारोक्ति है। वे जानते हैं कि 3 एटलस कोई धूमकेतु नहीं है, कोई भटकता हुआ ग्रह नहीं है, ब्रह्मांड की कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह एक संदेशवाहक है, एक उत्प्रेरक है, एक ऐसी उपस्थिति है जो सुप्त दुनियाओं को प्रतिध्वनित करती है और ग्रहों को बोलने के लिए मजबूर करती है। और अब जब मार्स ने जवाब दे दिया है तो सवाल ये नहीं है कि एटलस जीवित है या नहीं, सवाल ये है कि आगे क्या होगा।
क्योंकि अगर मंगल ग्रह जागृत हो चुका है और पृथ्वी भी उसकी ध्वनि की प्रतिध्वनि करने लगी है, तो यह चक्र अभी शुरू ही हुआ है। एटलस ने संकेत भेजा, मंगल ने जवाब दिया, और अब हर गुजरते स्पंदन के साथ मानवता को इस भयावह संभावना का सामना करना पड़ रहा है कि अगला जवाब किसी दूर के ग्रह से नहीं, बल्कि हमारे अपने ग्रह से ही आएगा।